बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के 2025 बोर्ड के आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, यानी कि इस क्लास में आपको न्यूमेरिकल क्या होता है जब अभिक्रियाएं और कैसे प्राप्त करोगे, यानी ये चारों प्रकार के जो प्रश्न है इस क्लास में आपको बताए जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर प्रकार के जो प्रश्न है और सभी सब्जेक्ट के बताए जाएंगे। और यहाँ से जो प्रश्न है आपके हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, यानी कि ये जो आपके न्यूमेरिकल हुए केमिस्ट्री के, क्या होता है जब इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखने रहते हैं, अभिक्रियाएं हुई और कैसे प्राप्त करोगे, ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार भी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, न्यूमेरिकल, इसमें यानी कि अंकिक प्रश्न जो है इससे शुरुआत करेंगे। तो इसमें आपको सब कुछ एकदम बढ़िया से बताया जाएगा। और इससे पहले भी हमने केमिस्ट्री की ऐसी एक क्लास करवाई है, यानी कि लगभग आपका 51-52 मिनट का वीडियो है, उसमें भी आपको न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन आंसर से लेकर के बहुविकल्पी प्रश्न सब कुछ बताया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उसको भी जा करके जरूर देखें। और फिजिक्स बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट के ऐसे वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे। तो आपका पहला जो इसमें है कि न्यूमेरिकल में 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल कि मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका 72 ग्राम जो है जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, और दोनों के मिश्रण में है जो का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। यानी कि दोनों का जो मिश्रण है उसका आपको क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो जब H2O के मोलों की संख्या, यानी जल, यानी कि H2O के मोलों की संख्या, जल आपका H2O होता है, उसके मोलों की संख्या, तो आपका मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे में अणु भार, यानी कि आपका स्मॉल W बटे में स्मॉल यम होता है, यानी कि भार बटे में अणु भार होता है। तो आपका 72 ग्राम जो है जल का भार दिया है, और आपका अणु भार इसका क्या होगा, तो 18 होगा, क्योंकि यच आपके 2 हैं तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, यच का 1 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का 16, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपका जल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, 72 बटे में 18। तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कट करके हो जाएगा 4। तो यहाँ से जल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 4। अगला है एथिल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH की मोलों की संख्या। तो एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH की मोलों की संख्या जो होगी, तो इसका जो आपका भार दिया है 92 ग्राम दिया है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, भार बटे में अणु भार। तो भार आपका 92 ग्राम दिया है, और इसका जो आपका अणु भार होगा कितना होगा, 46 होगा। तो ये आपका कट करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि एथिल अल्कोहल C2H5OH की जो मोलों की आपकी संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और जल जो है आपका उसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखेंगे अतः आपका जल का मोल प्रभाज, यानी कि अब देखेंगे जल का मोल प्रभाज, दोनों का आपको अलग अलग जो है मोल प्रभाज निकालने के लिए बोला है। तो जल का आपका जो मोल प्रभाज होगा वो क्या होगा, क्योंकि मोल प्रभाज का जो आपका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए x1 हो जाएगा, तो a बटे में a1 a प्लस का b हो जाएगा, यानी कि पहले का और दूसरे का जो आपका मोलों की संख्या बटे में पहले की मोलों की संख्या। तो आपका 4 हो जाएगा, इसके मोलों की संख्या दिया था, बटे में आपका पहले के मोलों की यानी जल के मोलों की संख्या 4, प्लस में आपका एल्कोहल के मोलों की एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आपका 4 बटे में 6। तो आप अब इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, या फिर इसको आप काट देंगे तो आपका क्या होगा, 0 आपका 6 से 6 बार में जाएगा 36, और फिर 6 बार में 0.66 होगा। तो इसको आप काटिए या फिर इतना ही लिखिए, यही आपका जल के मोलों की संख्या होगी। इसी प्रकार आपका एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज जब निकालेंगे, तो एथिल अल्कोहल का जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो आपका एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे में आपका जल के मोलों की संख्या प्लस का एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो एथिल अल्कोहल का आपका जो मोलों की संख्या है कितना है, यहाँ से निकला था आपका 2 निकला था, बटे में आपका जल के मोलों की संख्या कितना निकला था, 4, प्लस में आपका एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या वही 2 हो जाएगा, तो आपका 2 बटे में 6 हो जाएगा। तो अब अगर आप इसे काटेंगे तो आपका 0.33 आएगा आंसर। या फिर ये लिखिए जल के एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज, या फिर ये इतना भी कर सकते हैं आप, तो यही आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं अपने अगले यानी कि दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न दिया है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी आपका 11.7 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड है, उसको 500 ग्राम आपका जल में घोला गया है, तो बिलियन की आपकी मोललता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे सोडियम क्लोराइड में आपका Na और Cl होता है, तो Na का जो अणु भार हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 23, और Cl का जो हो जाएगा 35.5। तो अब सोडियम क्लोराइड का जो अणु भार होगा आपका, दोनों को जोड़ देंगे जब, यानी 23 को और 35.5 को जब जोड़ देंगे, तो
तो आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का अणु भार निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 58.5, यानी कि स्मॉल m का जो मान आपका निकलेगा 58.5। और स्मॉल w का जो आपका मान दिया है इसमें 11.7 ग्राम, यानी कि स्मॉल w का मान आपको दिया है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड। और स्मॉल m का मान हमने निकाल दिया, Na का 23 होता है और Cl का 35.5। तो दोनों का जोड़ देंगे अणु भार तो आपका हो जाएगा 58.5। अब देखेंगे बिलियन की मोललता बराबर, यानी कि NaCl की मोललता लिखिए या बिलियन की मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल w बटे में स्मॉल m बटे में w, वो भी कैपिटल W, वो भी केजी में गुणे 1000। तो आपका जो है मान यहाँ पर रख देंगे सबका 11.7 बटे में 58.5 और उसके होल के बटे में जो है आपका 500 हो जाएगा, क्योंकि बिलियन का जो है भार सोडियम क्लोराइड के वो 500 ग्राम जल दिया था, यानी विलायक का जो भार दिया था कितना दिया था, तो 500 ग्राम। गुणे का आपका 1000 तो नीचे आ जाएगा बटे में भाग के रूप में, और इसको जब आप पूरे को काटेंगे हल करके तो आपका क्या आएगा 0.4 मोल जो है आंसर आएगा, यानी कि आपका जो उत्तर होगा 0.4 मोल होगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको जो है क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको दिया क्या था, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, बिलियन की मोललता याद कीजिए। तो NaCl होता है आपका सोडियम क्लोराइड, तो इसमें Na का जो आपका अणु भार होगा 23 और Cl का 35.5। तो सोडियम क्लोराइड का जब अणु भार निकालेंगे आप तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल गया आपका स्मॉल m का मान निकल। तो यानी कि आपको सब मान जो है मिल गया है। तो NaCl की बिलियन की जब मोललता निकालेंगे तो डायरेक्ट मान रख देंगे, आपको फार्मूला पता ही है, स्मॉल w बटे में स्मॉल m, यानी कि आपका जो है सोडियम क्लोराइड का अणु भार और परमाणु भार का मान बटे में कैपिटल W, यानी कि आपका जो विलायक की मोललता विलायक का जो भार होता है उसको केजी में गुणे 1000 और सब रख करके जब उसको काटेंगे तो आपका 0.4 मोल जो है उत्तर आएगा। अगला यानी तीसरा प्रश्न है, जल में यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है, बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका जल में यूरिया का 1 बिलियन है, यानी कि जल में यूरिया का 1 बिलियन है जिसका भार 6% है। तो बिलियन में जो है यूरिया तथा जल दोनों का आपको मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले देखेंगे यूरिया का आपका अणु भार कितना होता है, तो अणु भार आपका होता है 60, यानी यूरिया का अणु भार आपका होता है 60, क्योंकि मोल प्रभाज में आपका अणु भार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जल में यूरिया की मात्रा जो है भारानुसार आपकी क्या होगी 6%। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी दिया था कि आपका बिलियन में जो है जल में यूरिया का 1 बिलियन है जिसकी भारानुसार मात्रा है 6%। तो इसलिए आपका जल की मात्रा क्या होगी भारानुसार 94%, क्योंकि 100% का आपका बिलियन होता है। तो 6% यूरिया था तो 94% आपका क्या होगा जल होगा। अब यूरिया के मोल यानी कि यानी कि यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा इसका क्या भार बटे में अणु भार, इसका हमने आपको बताया था 60 होता है, तो 6 बटे में 60 आपका कट के हो जाएगा 0.1। तो इसको काट देंगे जब आप तो ये आपका 0.1 हो जाएगा। इसी तरह जब जल का मोल निकालेंगे, जल का मोल यानी मोल का जलो इसी तरह जल का मोल जो होगा N2 बराबर तो 94 आपका दिया, इसका भार हो जाएगा बटे में आपका अणु भार 18 होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो इसको जब आप काटेंगे तो 5.222 आएगा। अब निकालेंगे यूरिया का मोल प्रभाज यानी कि यक्षवन, तो आपका मोल प्रभाज बराबर होता है N1 बटे में N1 प्लस का N2। तो यक्षवन का जब मान निकालेंगे तो 0.1 आपका आया था मोलों की संख्या बटे में आपका ये आपका कुल मोल हो जाएंगे, यानी यूरिया के मोलों की संख्या प्लस का आपका जल के मोलों की संख्या। तो आपका दोनों को जोड़ करके जब काटेंगे तो आपका यूरिया का जो मोल प्रभाज आएगा वो आएगा 0.018, यानी कि यूरिया का मोल प्रभाज आ गया 0.018। और इसी तरह जल का मोल प्रभाज जब निकालेंगे तो पूरा मोल प्रभाज का जो मान होता है 1 के बराबर होता है, यानी कि जो पूरे बिलियन का मोल प्रभाज होता है वो 1 के बराबर होता है। 1 में से आपका क्या घटा देंगे, आपका यूरिया का मोल प्रभाज यानी कि x1, तो 1 माइनस 0.01 जब घटा देंगे तो आपका 0.98 जो है वो आपका उत्तर आएगा, यानी कि आपका जो जल का मोल प्रभाज होगा 0.98 आएगा, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा 0.98 होगा। अब देखते हैं अपना अगला यानी कि चौथे नंबर का प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु 693 सेकंड है, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, यानी कि k का मान आपको ज्ञात करना है और t हाफ का मान जो है दिया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या दिया है, और जिस प्रकार से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस से और बढ़िया से अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है
टी हाफ का मान आपको दिया है 693 सेकेंड, तो टी हाफ का मान लिख देंगे 693 सेकेंड, और के का मान आपको करना है ज्ञात, तो के बराबर क्वेश्चन मार्क। तो के बराबर फार्मूला होता है आपका 0.693 बटे में टी हाफ, तो ये आप फार्मूला रख देंगे। उसके बाद फार्मूले पर जो है आप मान रख देंगे, तो के बराबर आपका 0.693 तो होता ही है, बटे में 693 आपका दिया था टी हाफ यानी अर्ध आयु का समय काल। जब इसको आप काटेंगे तो आपका जो सही उत्तर आएगा अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तो आपका 1 × 10⁻³ क्योंकि ये जो है आपका ऊपर जाएगा तो घात जो है माइनस में चढ़ेगी, तो 1 × 10⁻³ जो है सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा वेग स्थिरांक का मान, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका मान यही होगा। अब देखते हैं अपने अगला यानी 5वां प्रश्न। तो ये जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल इससे बाहर नहीं आता है आपका कोई। अगला न्यूमेरिकल है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% यानी कि 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? यानी कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका आधा भाग यानी कि 50% जो भाग है वो 10 मिनट में पूर्ण होता है, यानी कि टी हाफ का मान आपका कितना दिया है 10 मिनट, और आधा भाग जो है 50 मिनट में पूरा, 50% जो भाग है 10 मिनट में पूरा होता है। तो पूछा है इस अभिक्रिया का जो 80% भाग है वो कितने समय में पूर्ण होगा, तो आपको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका के बराबर जो होगा 0.693 बटे में टी हाफ, ये आपका फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था आपको होता है। तो 0.693 बटे में आपका 10 दिया था अर्धायु काल का समय काल 10 दिया था, 10 मिनट में जो होती है आपकी 50% अभिक्रिया पूर्ण होती है, क्वेश्चन में बोला था। तो ये जो आज हो जाएगा आपका के का मान 0.0693 मिनट इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड में नहीं समय मिनट में दिया था, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि के का मान कैसे निकला है, क्योंकि के बराबर आपका होता है 0.693 बटे में टी हाफ यानी कि अर्धायु काल। तो 0.693 और अर्धायु काल का जो समय दिया था आपको 10 मिनट दिया था आपको, कि 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में 10 मिनट लगती है। पुनः के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग ए बटे में ए माइनस यक्स होगा। तो ए आपका होता है जो 100% होता है, यानी कि अभिक्रिया का जो 100% होता है वो ए होता है। तो ए माइनस यक्स जब आप निकालेंगे तो अभिक्रिया कितनी पूर्ण होने के लिए बोल रहा है, तो 80%, तो 100 में से आप 80 को घटा देंगे, तो ये ए माइनस यक्स का मान हो जाएगा। तो अब सभी मान रख देंगे, तो के का मान आपका यहाँ पर ये दिया है 0.0693 बराबर, और इसका मान 2.303 आपका है, और अभिक्रिया का कितना समय पूर्ण होने के लिए पूछ रहा है, तो टी 80%, तो 80% टी के पावर 80% लगा देंगे लॉग। उसके बाद ए का मान हमने बताया आपका 100%, पूरी अभिक्रिया जो होती है 100%, तो आपका 100 हो जाएगा बटे में ए माइनस यक्स, तो ए 100 है माइनस यक्स जो है आपका अभिक्रिया कितनी पूर्ण होने के लिए बोल रहा है। अगर 70 बोलता तो 70 घटाते, 80 बोल रहा है तो 80 घटाएंगे, तो 80 हो जाएगा। उसके बाद 0.0693 और इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, फिर लॉग, उसके बाद 100 आपका उसी तरह रहेगा, और 100 में से 80 घटेगा तो आपका आ जाएगा 20। अब इसको जब आप काट देंगे तो यहाँ पर आपका मान क्या आ जाएगा लॉग 5, और ये जो है उसी तरह से उसी तरह उतार देंगे, और आपका लॉग 5 का जो मान होता है 0.6989, यानी कि लॉग 5 का मान आपका 0.6989। तो अतः टी 80% यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ से करेंगे तो टी 80% यहाँ आ जाएगा, और 0.0693 यहाँ चला जाएगा, और ये उसी तरह रहेगा गुड़े लॉग 5 का मान 0.6989। उसके बाद जब इसको आप काट करके हल करेंगे तो आपका टी 80% जो आएगा, यानी कि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो आपका समय लगेगा कितना लगेगा 23.23 मिनट, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा 23.23 मिनट। तो इसी प्रकार से जब आपके बोर्ड एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल पूछेगा तो आप इसी प्रकार से एकदम आराम से हल करिएगा। अब अगला जो हमें बताना है वो है कैसे प्राप्त करोगे, यानी जो कैसे प्राप्त करोगे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप किस प्रकार से जो है एकदम आसानी से जो है लिख सकेंगे। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं रहता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना रहता है। ये जो नाम हम भी हमने लिखा है नीचे, नाम भी आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, केवल इसमें रासायनिक समीकरण आपको लिखना रहता है। तो कैसे प्राप्त करूंगा, पहला हमारा जो क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, यानी ऑक्जेलिक अम्ल जो है उससे फार्मिक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे। तो ऑक्जेलिक अम्ल का आपका सूत्र हो जाएगा COOH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़ा रहेगा COOH। उसके बाद जब ऑक्जेलिक अम्ल आपका ये हो गया, इतना आपका क्या है ऑक्जेलिक अम्ल।
अब इससे हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करना है, तो इसकी जब अभिक्रिया यानी कि इसकी ग्लिसरॉल की उपस्थिति में जब इसे 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे ऑक्जेलिक अम्ल को, यानी COOH सिंगल बॉन्ड COOH को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो आपका बनेगा HCOOH यानी कि फार्मिक अम्ल प्लस का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं। तो आपका COOH सिंगल बॉन्ड COOH यानी ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको लिखना नहीं है जैसे हमने बताया, बस ये जो आपका रासायनिक समीकरण होता है इसको आपको देना रहेगा। बस इसमें आपको जो भी पूछे उसका आपको क्या है, ये जो रासायनिक समीकरण में जो आपका ये होते हैं, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है COOH, तो ये COOH सिंगल बॉन्ड COOH ये आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इसको बना पाएंगे। अगला है मेथिल आयोडाइड से एथेन, यानी मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनाएंगे यानी कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे मेथिल आयोडाइड का सूत्र यानी CH3I, ये हो जाएगा आपका मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I प्लस में यहाँ पर लेंगे आपका Na यानी कि सोडियम आपका लेंगे, सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे, प्लस में आपका CH3I का एक और अणु लेंगे क्योंकि हमें एथेन प्राप्त करना है, तो CH3I का दो अणु लेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली दो भी लिख सकते थे तभी भी हो जाता, लेकिन हमने दो अणु लिख दिया है। तो आपका जब CH3I प्लस में आपका इसकी अभिक्रिया कराएंगे Na यानी सोडियम से, प्लस में आपका CH3I रहेगा एक और, जब इसकी अभिक्रिया होगी तो आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में 2NaI, और ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो होगा आपका एथेन होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 2Na यानी कि दो ना आपका सोडियम के अणु लेंगे, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 2NaI यानी कि दो यहाँ भी रहेगा यहाँ भी। तो यही जो है मेथिल आयोडाइड से जो है आप एथेन प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार से। अगला जो है कि ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन कैसे प्राप्त करोगे, यानी जो ब्यूटीन एक है उससे 1 ब्रोमोब्यूटेन कैसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले देखेंगे ब्यूटेन का, आपका ब्यूटीन 1 का सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ये आपका हो जाएगा ब्यूटीन 1, यानी कि ब्यूटीन 1 जो हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है इन डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा है, यानी कि इन जो है आपका पहले पर लगा है, पहले कार्बन परमाणु पर, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन 1 प्लस में इसकी अभिक्रिया जब HBr से कराएंगे, यानी कि ब्यूटीन 1 की अभिक्रिया जब HBr से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, यानी कि पहले कार्बन पर आप देखेंगे कि क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, यानी इसी प्रकार से जो है ये आपका हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि एक नंबर के कार्बन परमाणु पर क्या जुड़ा है, Br जुड़ा है, यानी कि ब्रोमो हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि आपका पहले पर जो है क्या लगा है, इन ग्रुप जुड़ा है, तो आपका ये हो जाएगा ब्यूटीन एक, इसकी अभिक्रिया जब HBr से कराएंगे तो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, यानी पहले कार्बन पर जो है आपका ब्रोमीन लगा है, तो आपका ये 1 ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। अगला दिया है कि बेंजाइल क्लोराइड से बेंजीएल्डिहाइड, यानी बेंजाइल क्लोराइड जो है उससे बेंजीएल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बेंजाइल क्लोराइड का सूत्र, तो आपका ये आकृति हो जाएगी, यानी इसके ऊपर आप जोड़ देंगे यहाँ पर CuCl, तो ये आपका हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। जब इसकी अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन से कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, तो Pb और BaSO4 की उपस्थिति में, यानी बेंजाइल क्लोराइड की जो अभिक्रिया है आप हाइड्रोजन और Pb और BaSO4 की उपस्थिति में जब कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, ये आपका बेंजीन बनेगा, इसके ऊपर आप जोड़ देंगे CHO, तो ये आपका हो जाएगा बेंजीएल्डिहाइड, यानी कि बेंजीएल्डिहाइड प्लस में HCl गैस। तो इसी प्रकार से जो है आप बेंजील क्लोराइड से बेंजीएल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, यानी बेंजील क्लोराइड की अभिक्रिया जब Pb और BaSO4 की उपस्थिति में H2 से कराएंगे तो आपका बनेगा बेंजीएल्डिहाइड प्लस में HCl। तो इसी प्रकार से आपका जो है रासायनिक समीकरण लिखेंगे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अगला देखते हैं प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, यानी प्रोपीन जो है उससे आपको क्या ज्ञात करना है, प्रोपेन 1 ऑल प्राप्त करना है। तो प्रोपीन का आपका जो सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये होता है आपका प्रोपीन का सूत्र। तो इतना हो जाएगा प्रोपीन का सूत्र। तो जब प्रोपीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, आपका HBr से, तो जब प्रोपीन की अभिक्रिया HBr से कराएंगे तो आपका होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्यूटेन हो जाएगा, माफ करिए 1
वन प्रोपेन हो जाएगा, यानी कि वन ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा आपका। ये जब प्रोपीन की अभिक्रिया HBr से कराएंगे तो आपका बनेगा वन ब्रोमोप्रोपेन। तो जब इसकी अभिक्रिया वन ब्रोमोप्रोपेन जो है, यानी इसको नीचे लिख लेंगे आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। जब इसकी अभिक्रिया KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, जब से वन ब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यानी कि आप देखेंगे पहले कार्बन पर क्या लगा है आपका हाइड्रोजन, यानी कि OH समूह, यानी कि प्रोपेन वन ऑल। तो यही आपका हो जाएगा प्रोपेन वन ऑल, ये पूरा जो है आपका प्रोपेन वन ऑल, प्लस में आपका क्या बचेगा KBr। अब देखेंगे अगला, यानी कि छठवां, कि बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, यानी बेंजोइक अम्ल से जो है एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपका बेंजोइक अम्ल का जो है सूत्र लिखेंगे। तो आपका बेंजोइक अम्ल का जो सूत्र है वो क्या होगा, ये आपका बेंजोइक अम्ल का जो सूत्र है और ऊपर लगा देंगे आपका COOH। और इसकी अभिक्रिया जो है COCl2 से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर। तो हमें प्राप्त क्या करना है, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। तो इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो ये जो है आपका यहाँ से COCl जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा और COOH को विस्थापित कर देगा। तो आगे जब इसकी अभिक्रिया आपका NH3 से कराएंगे तो यहाँ से देखेंगे कि Cl को ये विस्थापित करके NH3 इसका स्थान ले लेता है और यहाँ आपको मिल जाएगा CONH2। तो अब जब इसकी अभिक्रिया जो है Br2 की उपस्थिति में और NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो आपका क्या बनता है, एनिलीन बनता है, यानी NH2 यहाँ पर आ जाएगा, CO को विस्थापित कर हट जाएगा, तो ये आपका एनिलीन बनेगा। इसी प्रकार से जो है आप बेंजोइक अम्ल से जो है एनिलीन प्राप्त करेंगे। अब तीसरा हमारा जो है महत्वपूर्ण अभिक्रिया, यानी महत्वपूर्ण अभिक्रिया। अब आपका जो होता है कैसे प्राप्त करोगे, खत्म हो गया। आप देखेंगे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। महत्वपूर्ण अभिक्रिया में सबसे पहले देखेंगे हुंस डीकर अभिक्रिया। इससे पहले हमने आपको बहुत सारी अभिक्रियाएं जो है पहले से भी करा रखी है। तो हुंस डीकर अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें वसी अम्लों के सिल्वर लवर CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, उसे हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हुंस डीकर अभिक्रिया क्या होती है आपकी, वह अभिक्रिया जिसमें वसी अम्ल के जो सिल्वर लवण होते हैं यानी कि CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, उसे हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे आपके वसी अम्ल के सिल्वर लवण हो गए CH3COO, आपका वसी अम्ल का सूत्र होता है और इसके सिल्वर लवण यानी कि Ag प्लस का Br2 और किसकी उपस्थिति में, आपका CCl4 की उपस्थिति में और Br2 की उपस्थिति में जो है क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, यानी कि CH3Br आपका एल्किल ब्रोमाइड प्लस में आपका AgBr हो जाएगा और CO2 गैस निकलेगी। तो यही आपका होता है हुंस डीकर अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। अगली जो हमारी अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, और जितनी भी अभिक्रिया हम आपको बताएंगे इसके आगे आने वाले दिनों क्लास में या पीछे की जो क्लास में बताया और आज जो बता रहे हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉल्यूइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आपका शुष्क ईथर जो होता है उसकी उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो आपका टॉल्यूइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे। ये आपका हो जाएगा C6H6 बेंजीन और इसकी अभिक्रिया जो है मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में CH3Cl, यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो बेंजीन की अभिक्रिया है मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl से कराते हैं तो आपका क्या बनता है, टॉल्यूइन बनता है। यानी कि CH3 आपका जुड़ा है तो ये टॉल्यूइन हो जाएगा। यही आपकी क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगला यानी कि तीसरा जो है वुर्टज अभिक्रिया। यानी वुर्टज अभिक्रिया क्या होती है देखते हैं। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुर्टज अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आपका जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड जो होता है उसके दो अणु होते हैं कि क्रिया जब सोडियम के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुर्टज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका CH3Cl आपका एल्किल हाइलाइड, कोई भी एल्किल हाइलाइड हाइलाइड में ले लीजिए आप, ClI या फिर Br कोई भी ले लीजिए, तो हमने Cl लिया है तो CH3Cl प्लस में CH3Cl यानी कि दो अणु एल्किल हाइलाइड का बोला था, प्लस में इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आपका क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है यानी C2H6 यानी कि हाइड्रोकार्बन मिला प्लस में 2 NaCl। तो यही आपका जो होगा वुर्टज अभिक्रिया होगा।
अगला हमारा है कि वुटज फिटिंग अभिक्रिया, यानी वुटज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु हेलोएरिन तथा एक अणु एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो टालविन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो है एक अणु हेलोएरिन का तथा एक अणु एल्किल हैलाइड की क्रिया जो है सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो आपका टॉल्विन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को जो है वुटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे आपका जो है एक अणु आपका हो गया हेलोएरिन का, ये वाला, और एक अणु जो है एल्किल हाइलाइड का CH3Cl। इसकी अभिक्रिया जब आप सोडियम से कराते हैं 2Na बैलेंसिंग के लिए हमने 2 लिखा है। इसकी अभिक्रिया जब सोडियम से कराते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो आपका क्या बनता है? टॉल्विन प्राप्त होता है प्लस में 2NaCl। तो यही आपकी होती है वुटज फिटिंग अभिक्रिया। अगला यानी पांचवा जो हमारा अभिक्रिया है वो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। यानी हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह CH3COO वाले एल्डिहाइड व कीटोन हैलोजन के साथ क्षार के जली विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं, उसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें जो कीटोनिक समूह आपके होते हैं CH3COO वाले एल्डिहाइड व कीटोन हैलोजन के साथ क्षार के जली विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके आपका क्या बनाते हैं? हेलोफॉर्म बनाते हैं। उसी को आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका CH3 COCH3 हो जाएगा आपका मेथिल कीटोनिक समूह प्लस में Cl2 प्लस में NOAH। इसकी जब अभिक्रिया होगी तो आपका बनेगा CH Cl3 प्लस का NaCl प्लस का CH3CONA प्लस में H2O। यानी कि आपका जो कीटोनिक समूह है वो अभिक्रिया करके हैलोजन के साथ क्षार की जली विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके क्षार का जली विलयन आपका NaOH हो गया, इसके साथ अभिक्रिया करके आपका क्या बनाते हैं? हेलोफॉर्म बनाते हैं। तो ये आपका CH Cl3 जो है हेलोफॉर्म हो जाएगा। यही आपका जो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया हो जाएगी। अब अगला जो हमारा है क्या होता है जब, यानी इसमें भी आपको क्या लिखना रहता है? केवल रासायनिक समीकरण। अब हमने 3 टॉपिक जो है देख लिया। न्यूमेरिकल हुआ, कैसे प्राप्त करोगे, और जो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं जो है। अब देखेंगे क्या होता है जब, और इसमें भी आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा। तो इसमें जो हमारा पहला है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ESCN से होती है। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ESCN से होती है तो आपका क्या होगा? तो फॉर्मेल्डिहाइड का आपका सूत्र होता है SCHO। तो फॉर्मेल्डिहाइड आपका ये हो जाएगा SCHO प्लस में H की इसकी अभिक्रिया जो है HCN से होती है। तो जब CHO की अभिक्रिया HCN से होती है तो आपका बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड OH, माफ करिए CH2 ब्रैकेट में OHCN। तो ये आपका बनता है क्या? फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यानी कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया HCN से होती है तो आपका क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो आपको इसमें नाम नहीं लिखना रहता है, बस ये रासायनिक समीकरण जो है ये बताने रहते हैं। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड SCHO प्लस में इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? HCN से। तो आपका क्या होता है? तो आपका क्या होगा? CH2OHCN बनेगा। अगला यानी दूसरा है कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से क्रिया होती है। यानी जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसकी क्रिया जो है सांद्र अमोनिया से होती है। तो क्या होता है? तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र हो जाएगा SCHO प्लस में इसकी अभिक्रिया होती है NH3 यानी अमोनिया से। तो क्या होगा? आपका बनेगा CH2 6NH4 प्लस में H2O। यानी कि आपका बनेगा यूरोट्रोपिन। यानी कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा? यूरोट्रोपिन यानी CH2 6N4 प्लस में आपका H2O। अब बैलेंसी के लिए यहाँ पर लगाएंगे 6 यानी कि 6H2O, और यहाँ पर लगाएंगे 4NH3 यानी कि यहाँ पर आपका 4NH3 होगा, और यहाँ पर भी आपका होगा 6। यानी कि बैलेंसी के लिए आपका जो समीकरण दिया है रासायनिक उसको बैलेंसी के लिए यहाँ पर 6SCHO प्लस 4NH3, और तो आपका CHO की जब अभिक्रिया है NH3 से कराएंगे तो आपका यूरोट्रोपिन प्राप्त होगा। यानी फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा? यूरोट्रोपिन। अगला यानी तीसरा है एसीटोन को सांद्र H2SO के साथ एक अभिकृत कराते हैं। यानी एसीटोन जो है उसको सांद्र H2SO के साथ अभिकृत कराते हैं तो आपका क्या होगा? तो एसीटोन का आपका सूत्र होता है CH3 COCH3। इसकी अभिक्रिया जो है सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो आपका क्या होता है? इसके साथ अभिकृत कराएंगे तो आपका क्या बनेगा? ये बनेगा आपका
और यहाँ पर पहले पर CH3, तीसरे पर CH3 और पांचवें पर CH3 जोड़ दी गई, तो ये आपका बनेगा मेसिटिलीन। यानी कि एसीटोन की अभिक्रिया, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रित कराएंगे तो आपका मेसिटिलीन बनता है, प्लस में आपका H2O बनता है। अब यहाँ पर आप बैलेंसिंग के लिए 3 जोड़ देंगे और यहाँ पर भी जो है आपका एसीटोन में जो है 3 जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा बैलेंस समीकरण। तो एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रित कराते हैं तो आपका मेसिटिलीन बनता है। आपको नाम नहीं लिखना रहता है, सिर्फ यही जो है रासायनिक समीकरण लिखना रहता है। अगला जो है एसिड एल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। यानी जब एसिड एल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्या होता है? तो एसिड एल्डिहाइड का आपका सूत्र हो जाएगा CH3CHO, ये आपका हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। प्लस में इसको जो है टॉलेन अभिकर्मक यानी Ag2O के साथ आपका क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका बनेगा CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल बनेगा, प्लस में 2Ag। यानी कि एसिटिल्डिहाइड को जब टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा, CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, प्लस में आपका 2Ag बनेगा। तो इसी प्रकार से जब एसिटिल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करने के लिए देगा तो आपका यही जो है रासायनिक समीकरण आप लिखेंगे। अगला यानी पांचवा है, एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से होती है। यानी कि एसीटोन जो है उसकी अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से होती है, तो आपका क्या होगा? तो ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड CH3, इससे सिंगल बॉन्ड से CH3, फिर डबल बॉन्ड O, प्लस में आपका HCCl3 की अभिक्रिया जब कराएंगे आप तो आपका क्या होगा? तो ये जो है ये दोनों आपस में एक हो जाएंगे यहाँ से, तो ये बनेगा C सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ जुड़ेगा और सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ और सिंगल बॉन्ड ये आपका CCl3 यहाँ और एक यहाँ पर आपका OH, यानी यहाँ से जो OH था वो यहाँ पर जुड़ेगा, ये आपका हो जाएगा क्लोरीटोन। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया आप KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, क्लोरीटोन बनेगा, यानी कि आपका क्लोरीटोन प्राप्त होगा। अगला और छठवां है, फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलियन मिलाया जाता है। यानी जो फॉर्मिक अम्ल है उसमें फेलिंग विलियन मिलाया जाता है तो आपका क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का आपका सूत्र हो जाएगा क्या, HCOOH, यानी HCOOH हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल का सूत्र, प्लस में इसमें आपका फेलिंग विलियन यानी CuO जब मिलाया जाएगा तो आपका क्या होगा, तो Cu2O बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, प्लस में आपका H2O बनेगा, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। यानी फॉर्मिक अम्ल में जब फेलिंग विलियन मिलाया जाएगा तो आपका HCOOH आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, प्लस में 2CuO हो जाएगा, प्लस में आपका जब इसको मिलाया जाएगा तो आपका क्या बनेगा, Cu2O, प्लस में CO2 प्लस में H2O, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है। और बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पर 2 लगा देंगे, यानी कि आपका ये समीकरण जो है बैलेंस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका क्या होता है जब न्यूमेरिकल के और रासायनिक अभिक्रियाओं के, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम बढ़िया लगा होगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे।